नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का बात शुरू करने से पहले आप सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोरोना अपनी मारक क्षमता में वापस बढ़ोतरी के साथ हमारे समाज में आ गया है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के जिम्मेदार लोग, जिन लोगों के जिम्मे ये है कि उसकी रोकथाम करें, वही सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आमतौर पर संवैधानिक सीट पर बैठने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये प्रधान जनसेवक, मुख्य जनसेवक के भूमिका में होते हैं। इन लोगों की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम ये लोग अपना वोट हित से ऊपर देश हित मानेंगे, जनहित मानेंगे, ऐसा उम्मीद रखा जाता है, उम्मीद किया जाता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे देश में जिस जनता के वोट पर ये लोग अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, उसी जनता की फिक्र उनको नहीं है। वो मैं इसलिए कहने पर मजबूर हो रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि आज 40,000 कोरोना के मरीज अस्पतालों में पहुँचे। अब आप कल्पना कीजिए कि जो नहीं पहुँच पाए, जो इनकी जांच नहीं हो पाई या जिन्हें पता नहीं है कि उनको कोरोना या मामूली सर्दी जुकाम, उनकी स्थिति और उनकी गिनती कितनी होगी। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो मुझे पीड़ा पहुंचाता है, दुखी करता है, वो ये कि एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये चिंता व्यक्त करते हैं कि ये कोरोना के लिए कड़ाई भी और दवाई भी, ढिलाई तो बिल्कुल ही नहीं। वही लोग जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का पश्चिम बंगाल या वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का स्वयं का बंगाल, वहाँ वो लोग और भीड़ आओ की मांग रखते हैं अपने पार्टी वर्करों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को। सुना तो ये भी गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम इसलिए रद्द कर दिया कि वहाँ लोगों की उपस्थिति कम थी। कम या ज़्यादा की बात नहीं है, लेकिन आमतौर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं कोई राजनीतिक जलसे को भी, तो वो सभी समाचार चैनलों पर सीधा प्रसारण आता है। मुझे पहला ऐतराज़ तो इसी पर है कि जब प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उसको सीधा प्रसारण के क्या इसमें कौन सा राष्ट्रहित और जनहित का मामला है? ये चुनाव हित का मामला है और चुनाव के लिए पार्टी के अपने राष्ट्रीय चैनल पर आवे, पार्टियों के भी अब अपनी अपनी चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने किसी भी भाषण में, किसी भी संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री को ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे बड़ा अफसोस है कि यहाँ पर अपार जनसमूह को मैं देख रहा हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, मैं ये सभा छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं चिंतित हूँ उस पुलिस वाले को जो वहाँ उनके सुरक्षा में खड़े होते हैं, लेकिन एक भी पुलिस वाला वहाँ पर उन पर कोरोना एक्ट के अंतर्गत केस नहीं करता। मैं जहाँ रहता हूँ, पिछले साल की बात है, जब ये बताया गया कि आप शादी में 50 आदमी के साथ अपने बच्चे की विवाह कर सकते हैं, हमने टीवी पर सुना कि किसी को 10,000 का फाइन तो किसी को 50,000 का फाइन हो गया, क्योंकि शादी में 5 आदमी बढ़ गया था, 50 आदमी की जगह 60 आदमी हो गया, 70 आदमी हो गया। एक बारात वाले ने तो बताया कि जी हमारा बारात की गिनती नहीं थी, वो क्या हुआ कि बाजा वाले भी ना उसी वक्त खाने पर आ गए। अब बाजा वालों की गिनती भी इसी में जोड़ दिया गया, तो 50 तो वो बैंड बाजे वाले ही लोग होते हैं, टेंट कनाट वाले होते हैं। जिस टेंट में था वो सब भी खाने पर पहुंच गए और उसी वक्त पुलिस आ गई। अब 50 के जगह 60 आदमी पर उस बेटी के बाप को जो कर्जा लेकर के ब्याह कर रहा था, कि क्या कर रहा था, कैसे पैसे का इंतजाम किया था, उसको चालान कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, नेता विपक्ष पर कोई चालान का हमने नहीं सुना कि कहीं कोई चालान हुआ हो इन राजनीतिक जलसों में, राजनीतिक मीटिंगों में। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप स्वयं अपने आप को बचाएं और कोरोना से लड़ने के लिए जो जो हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने उपाय बताए हैं उस उपाय को करें।
और वो उपाय ये है कि कड़ाई भी और दवाई भी। दवाई का टीकाकरण हो रहा है। जो लोग उस उम्र के शेड्यूल में आ रहे हैं, मतलब जैसे कहा गया ना कि पर कोरोना वेरियर होगा, उसके बाद 50 साल 60 साल वाले, उसके बाद 60 से नीचे वाले, उस बीच कोई हार्ट बीपी शुगर वाला हो, तो वो जो है वो मापदंड आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा मापदंड आपको कौन सा है, उसमें जाइए। क्योंकि सरकारें आपके लिए नहीं है, सरकारें अपने चुनाव में लगी हुई हैं और सरकार को चुनाव की जरूरत है। आप जिए मरे उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि आप एक नंबर हैं, अखबार में आएगा कि कोरोना से 5 लोग मारे गए, सरकार ने 20-20 लाख रुपए मृतकों के परिवार की सहायता राशि दी। वो आप ही का टैक्स का पैसा है, सरकार का नहीं है। लेकिन वो 5 लोगों में 5 परिवार, 5 घर उजड़ जाता है, ये सरकार नहीं देखती, ये आप देखते हैं। क्योंकि आप अपना पूरा परिवार है। संसार के लिए आप एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरा संसार हैं। आप ही के इर्द गिर्द उनको खुशियाँ घूमती हैं। आप ही हैं तो उनके लिए खुशी है, आप ही है तो उनका सहारा और साहस है। इसलिए उनके साहस को मत तोड़िए और कोरोना से बचिए। दवाई भी, कड़ाई भी, और जो जो नियम डॉक्टर ने बताया है उसका अनुपालन भी। खैर, आज बात भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर करते हैं। मित्रों, समाचार में आप पश्चिम बंगाल के अलावा और किसी की सुन ही नहीं रहोगे, इसलिए मैं भी पश्चिम बंगाल पर बात करूंगा। क्योंकि हमारे पास अपने संवाददाता नहीं है देश भर में कि वो बताएंगे कि क्या और कहाँ और क्या हो रहा है। इसलिए मैं पूरे राज्यों के नहीं बता सकता जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल का हमें भी पता है, क्योंकि समाचारों में पश्चिम बंगाल के अलावा और कहीं नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से बहुत सारे तृणमूल से आए हुए लोग हैं, जिसका विरोध भाजपा में हो रहा है और अपने ही पार्टी दफ्तर में आग लगाया जा रहा है, कुर्सियां तोड़ी जा रही है। आमतौर पर यह कल्चर कांग्रेस में था, जब पार्टी मीटिंग में पार्टी नेताओं के सामने ही कुर्सियां तोड़ी जाती थी और हंगामे होते थे। भारतीय जनता पार्टी में भी कल्चर आया है। वो इस वजह से आया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोई अलग नहीं है। वो कांग्रेस के ही लोग आए हैं और वो भाजपा ही हो गए हैं, तो उसका कांग्रेसीकरण तो वो करेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग आए हैं, तो तृणमूल कांग्रेस की नेता उग्र स्वभाव की हैं। उनका तो ठोक दो, मार दो, तोड़ दो वाला स्वभाव ही है। वो उग्र राजनीति के परिचायक हैं और उग्र राजनीति करते हैं, तो उनके जो फॉलोअर होंगे, हाँ तिवारी जी नमस्कार, उनके जो फॉलोअर होंगे वो भी उग्र होंगे। तो वो अपने स्वभाव के अनुरूप ही आते हैं। अब बंदर का काम उछलना है, तो वो चाहे सर्कस वाला हो या जंगल वाला, वो उछलेगा ही। शेर का काम है काटना, तो चाहे वो सर्कस का शेर हो या पिंजड़े का शेर हो या जंगल का शेर हो, वो तो खाएगा। क्योंकि शेर कॉफी पीने लगेगा, ये तो उसके स्वभाव में ही नहीं है ना। मछली का काम पानी में तैरना होता है, तो चाहे वो एक्वेरियम की मछली हो या समुद्र की और गाढ़े की मछली हो, कुएं की मछली हो, वो तो तैरेगी। आदमी का स्वभाव बदल ही नहीं सकता, चाहे वो जैसा हो। तो वो तृणमूल कांग्रेस वाले जो मार धाड़ वाले राजनीति में है, जब आपके पास आएंगे तो मार धाड़ ही करेंगे। अब उन लोगों को लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, जो लोग पहले से पार्टी संगठन में उन्हीं लोगों के साथ लड़ करके अपनी राजनीति किए हैं, अपना वजूद कायम किए हैं, अब पता चलता है कि आपको जिनसे लड़ करके यहाँ आए हैं उन्हीं का झंडा ढोना पड़ेगा और उन्हीं के लिए वोट मांगना पड़ेगा। तो वो उनमें लड़ाई हो रही है और ये स्वाभाविक भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की बात सुनी जाए और उनकी मांग मानी जाए, क्योंकि पार्टी को दुर्दिनों में उन लोगों ने उभारा है। दुर्दिनों में वो लोग हैं। पश्चिम बंगाल जहाँ पर राजनीतिक हत्याएं आम बात है, उस हत्या के बाद भी अगर वो बचे रह गए हैं, मतलब उन पर माँ काली की कृपा है। तो जब माँ काली की कृपा है तो मोदी जी अपनी कृपा दृष्टि क्यों उन पर से हटा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये जरूर सोचा जाना चाहिए। खैर, तृणमूल कांग्रेस में एक नेता और है जितेंद्र तिवारी, आसनसोल से। एक बार कहे कि मैं ज्वाइन कर लिया, 2 बार कहे कि नहीं मैं ममता बनर्जी का खास हूँ, मैं कैसे ज्वाइन करूँगा। फिर पता चला ममता ने टिकट काट दिया तो भाजपा से टिकट ले लिए। ये सब तो है ही है। खैर, राजनीति की तासीर बदल गई है। अब राजनीति ना तो भाजपा का रह गया, ना कांग्रेस का, ना और पार्टियों का। भाजपा अब राजनीति की जो मोनोपोली है, राजनीति की जो सोच है वो है ये इनके प्रकरण विजय विजय विजय, जीत जीत जीत, हर हाल में जीत, हर कीमत पर जीत।
तो इस तरह की सोच जिसके पास होगी उससे आप आचार संहिता और आचरण की बात सोच रहे हैं, ये बेईमानी है। मैं तो कम से कम नहीं सोच रहा, मैं तो सिर्फ आपको अवगत करा रहा हूँ। खैर, ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गलत उम्मीदवारों का ही चयन किया है, कुछ ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया है जिसको देख करके श्रद्धा से सिर झुक जाता है, मन गदगद हो जाता है और भाजपा को थैंक्स बोलने, उनकी तारीफ करने और मैं तो बल्कि उनको सजदा करने पर भी मजबूर हो जाता हूं। मैं आज उन्हीं उम्मीदवारों पर बात कर रहा हूं, उन्हीं पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा और उनके लिए आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मित्रों, जो भारतीय जनता पार्टी का सूची जारी हुआ है उसमें तो वो लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, वो तो विवाद है, वो सब ऑफिसे तोड़ रहे हैं, वो सब आप देख रहे हैं। लेकिन जिन उम्मीदवारों पर समाचार चैनलों में चर्चा होनी चाहिए थी, जिन उम्मीदवारों की तारीफ होनी चाहिए थी, चैनल पर पैनल बैठना चाहिए था, विचार विमर्श होना चाहिए था, मुझे बड़ा अफसोस है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर मैं उन्हीं मुद्दों का बार विश्लेषण करना चाहता हूं और आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं जो समाचार में खबर नहीं बन पाते या जो समाचार के लिए महत्वहीन होते हैं। मैं उसका महत्व देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो महत्व का विषय है और उसको महत्व जरूर देना चाहिए, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। कृपया आप भी उसको बहुत महत्व दें और महत्वपूर्ण से सुने। एक उम्मीदवार भाजपा ने ऐसे दिया है जिनके पति ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा मारे जा चुके हैं, बहुत गरीब है, उनके पास घर नहीं है, उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और तृणमूल के गुंडई दवाई और ममता बनर्जी के उस महाप्रकोप के आगे भी डटे रहे थे। और एक बार ऐसा मौका आया कि वो अपनी जान गंवा दिए, पार्टी के नाम पर कुर्बान हो गए, उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधवा को टिकट दिया है, ये एक अनुकरणीय है, आदरणीय है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए भाजपा ने दिया होगा, मान लिया, लेकिन कम से कम भाजपा ने एक गरीब आदमी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया और उसको टिकट से सम्मानित किया, ये तो जरूर आप माने। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल तिवारी जी, आपका आशीर्वाद है। आपको कहीं से कमजोर जैसा लग रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तबीयत मेरी ठीक है तिवारी जी। और मेरे तबीयत पर तो आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे आपके आशीर्वाद पर भरोसा है और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो बिगड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तबीयत में किसी तरह की नहीं है। जनरल प्रताप भाई को भी नमस्कार। तो आप कह सकते हैं कि भाजपा ने सिंपैथी गेन करने के लिए उनको टिकट दिया है कि उनके हम बता सकें। हाँ जनरल भाई नमस्कार। लेकिन जो अगला टिकट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मनरेगा मजदूर को टिकट दिया है। वो पति पत्नी दोनों मजदूर हैं, उन दोनों के पास मनरेगा का कार्ड है, उनका अपना फूस का मकान है, घर में कोई शौचालय नहीं है, और जो उन्होंने चुनाव आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति की घोषणा किया है वो बहुत अनुकरणीय है। दिल गदगद हो गया, झुक जाता है उन ऐसे उम्मीदवार के सामने। मैं दोबारा एक बार ऐसे उम्मीदवार को सादर प्रणाम करता हूँ, अपना स्नेह शुभाशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे लोगों को ही जीतने चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि ऐसे लोग उस लोकसभा में जाएं, उस विधानसभा में जाएं जहां पर बड़े बड़े लोगों की बात होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो जाएंगे तो कम से कम टीवी में बोलने के लिए सही ये कहेंगे ना कि भाई मैं ऐसे माहौल से जीत करके आए हूं जहां मेरा अपना मकान नहीं है। उनको उस लोगों की दर्द का तो पता होगा। वो शौच करने के लिए आम गरीब लोगों की तरह से जंगल में जाती हैं, पानी लाने के लिए मीलों दूर वो पानी लाने जाते हैं, क्योंकि उनके पास पीने के पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास शौचालय नहीं है। कम से कम विधायक बन जाएगी तो सरकार मजबूरी में से उनके गांव में एक शौचालय तो बना देगी, तो कम से कम लोग जंगल के जगह उस सरकारी शौचालय का इस्तेमाल करेंगे। कम से कम विधानसभा कोटे से खुद की विधायक से एक नलका गड़वा देंगी। आदरणीय कुमार सिकरा साहब को नमस्कार। तो कम से कम उस नलके से वो पानी पीने का व्यवस्था कर लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के उम्मीदवारों का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, दिल से दुआ करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार जरूर जीते। मैं चाहूँगा जैनेंद्र भाई भी कम से कम एक बार जीत के आशीर्वाद दे दें, क्योंकि इस तरह के उम्मीदवार बहुत कम मिलते हैं।
इस तरह के उम्मीदवार पार्टियां बहुत कम देती है। हालांकि लालू प्रसाद यादव एक पत्थर तोड़ने वाले को जरूर टिकट दे करके मेंबर पार्लियामेंट बना दिए थे, लेकिन वो पत्थर तोड़ने वाले का सम्मान नहीं किए। पूरे जीवन पत्थर तोड़ने वाले का और कोई उपयोग नहीं कर पाए। वो सिर्फ एक दिखाने के लिए किए थे कि देखिए मैं पत्थर तोड़ने वाले तक को भी टिकट दे करके जितवा सकता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीदवार के साथ न्याय करेगी, उसका उचित सम्मान करेगी और देश भर के मनरेगा मजदूरों का मनोबल बढ़ेगा कि हमारा कोई प्रतिनिधि विधानसभा का टिकट पाया है। वो दुआ करेंगे कि वो विधानसभा के अंदर चुन करके जाए। मित्रों, असल में क्या है कि जो हमारे विद्वान न्यायाधीशों ने, विद्वान संविधान निर्माताओं ने जब हमारे संविधान का रचना किया था, वो कॉपी ही सही पर जो भी कुछ किया था, जिसको एक किताब का शक्ल दिया गया और हम उसको अपना संविधान बनाया और उसको हमने 26 जनवरी को एक्सेप्ट किया कि ये मेरा संविधान है और आज से यही मेरा संविधान माना जाएगा। उसको करते वक्त उनके पास 2-3 चीजें रही होंगी। कई लोग कहते हैं, मैं भी आरक्षण विरोधी हूं और मैं कहता हूं कि सुरक्षित सीटें क्यों, सुरक्षित सीट है तो फिर उसमें जनरल का मतदान क्यों, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं के सोच रहा होगा कि जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो उस वक्त थे, आज नहीं है, उस वक्त को परिस्थिति रही होगी, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था कि हम फेसबुक लाइव आपसे बात करते थे। तब तार आता था 3 दिन बाद, तब समाचार ही आते थे बड़े दिन बाद। उस परिस्थिति को ध्यान में रख करके वो लोगों ने कहा होगा कि भाई कुछ सीटों को चिन्हित कर दिया जाए जहां दलित ही जीत के जाएगा, दलित ही चुनाव लड़ेगा, ताकि कम से कम संसद विधानसभा में दलितों के प्रतिनिधित्व तो पहुंचे। उनको उस वक्त आशंका रही होगी कि अगर हम दलित का कोई रिजर्वेशन सीट में नहीं देंगे तो हो सकता है वो चुनावी प्रक्रिया में ना भाग लें। कम से कम सुरक्षित कर देंगे तो 2, 4, 5, 10% लोग भी उसी सीट पर लड़ने के लिए कम से कम सक्रिय राजनीति के मुख्य धारा में आएंगे, और आएंगे तो उन लोगों का विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। संसद विधानसभा में जाएंगे तो सरकार के काम करने के फंक्शन से समझेंगे, अंदर देखेंगे कि सरकारें किस तरह की जनहित का काम करती है, किस तरह के जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो वो अपने हित के भी मुद्दा उठाएंगे, अपने समाज के भी मुद्दा उठाएंगे। इसलिए उन्होंने सीटों को आरक्षण का व्यवस्था किया। हालांकि अब वो वोट बैंक की राजनीति बन गई, देश पर एक बहुत बड़ा लाइबिलिटी और बोझ बन गया है, और अक्षम और नगण्य लोग भी उस माध्यम से चले जाने लगे और अब उसका दुरुपयोग हो रहा है। खैर, कोई चीज, बिजली बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन अब उस बिजली को पकड़ करके आप जान दे दें तो अब इसमें बिजली बनाने वाले का क्या दोष। इंटरनेट बहुत यूजफुल है, बड़ा ज्ञान का विषय है, लेकिन अब आप इंटरनेट पर सनी देओल की जगह सनी लियोन को देखते हैं तो अब इसमें इंटरनेट बनाने वाले का क्या दोष। ये तो आपकी मानसिकता के ऊपर है कि आप एक डाटा 1 GB दिए हुए फ्री डाटे का इस्तेमाल किस काम में करते हैं। आप सनी देओल को देख रहे हैं कि सनी लियोन को देख रहे हैं, ये आपके अपने मानसिकता पर है। और मानसिकता का आज तक कहीं कोई इलाज नहीं हुआ, वो तो आदमी अपने संस्कार से ही सीखता है, और आपका संस्कार आपके परिवार से मिलता है। संस्कार बाहर में नहीं मिलता, संस्कार खरीदा नहीं जाता, संस्कार कहीं से कमाया नहीं जा सकता, वो आपके खून से होता है, आपके परिवार से होता है, अपने परिवार से होता है। तो आपका परिवार आपको जरूर बढ़िया परवरिश दिया होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के इन जो उम्मीदवारों को, जो गरीब लोग हैं, जिनके परिवार की हत्या कर दिया तृणमूल के गुंडों ने, उनको टिकट दे करके और मनरेगा मजदूर को टिकट दे करके जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसका एक तारीफ होगा और हर गरीब आदमी इससे प्राउड महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा। भाई जयंत प्रताप जी ने मुझे मार्गदर्शन देना, चाहता हूँ आपके लिए, पर तुम मेरे लिए तो हमेशा इनका मार्गदर्शन श्रेयस्कर रहता है। पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं तो कि जिनेंद्र प्रताप सिंह जी आमतौर पर भाजपा विरोधी हैं और इनका स्टेटमेंट जरूर भाजपा के विरोध में ही होगा। अगर विरोध में नहीं हुआ मतलब मेरा अनुरोध इनको काम कर गया है। पढ़ते हैं जिनेंद्र भाई की बात को। जिनेंद्र भाई ने लिखा है कि राकेश भाई, एक दिवंगत कांग्रेस के नेता की पत्नी को बिना उनकी सहमति और उनके भाजपा में शामिल होने से इनकार के बाद भी टिकट दिया। क्या मुझे भी भाजपा से टिकट मिल सकता है अगले चुनाव में गाजियाबाद के किसी भी सीट से? जिनेंद्र भाई, आपने बिल्कुल बढ़िया कहा है। अब उसकी पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं। जिनेंद्र भाई, आप तो सामाजिक आदमी है, टिकट लेने और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को जानते हैं। चाहे
भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, ये तो बड़ी पार्टियां हैं। जो पार्टियां अभी चुनाव मैदान में आई ही नहीं है, वो भी संगठन से आवेदन मांगती हैं और उस प्रक्रिया के तरह से उसको टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस बिल्कुल अपने निचले स्तर पर है, लेकिन तब भी कांग्रेस में भी बिन मांगे टिकट नहीं दिया जाता है और बिना आवेदन का टिकट होता नहीं है। इस महिला के साथ वही हुआ है जो सपना चौधरी ने किया था। सपना चौधरी कांग्रेस में जाकर के शामिल होने की बात कही, अपने और अपने बहन के लिए टिकट और राजनीतिक संरक्षण की बात की। कांग्रेस के अध्यक्षा ने इसको माना, लेकिन चुनाव की मजबूरी थी। जो उसका उम्र था उससे टिकट के लिए फिट नहीं बैठती थी, जो उम्र उसने अपने सर्टिफिकेट में दिखा रखा है। अब उसको लगा कि ये टिकट ही नहीं मिलेगा तो मेरे तो नाच गाने का फायदा कांग्रेस उठा लेगी। इस बीच मनोज तिवारी उससे मिला और बिग बॉस में जाने का सपना दिखाया और सिनेमा में उसकी अपनी मार्केटिंग को दिखा करके कि भाई कांग्रेस तुमको कुछ देगी नहीं, सिर्फ प्रचार कराएगी और हम तुमको सिनेमा भी देंगे, नाच गाने का व्यवस्था भी करेंगे। आपने देखा होगा कि एबीपी पर 8:30 बजे का प्राइम टाइम में वो रोज आने लगी। कुछ दिनों तक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एबीपी को खरीद उस तरह से लिया जिस तरह से रामदेव महाराज रजत शर्मा के चैनल को खरीद लिया है, क्योंकि अब रामदेव का सुबह का प्राइम टाइम है और शाम के 4-5 बजे का प्राइम टाइम, दोपहर का जो सास बहू का समय है, वो रामदेव को चला गया है। वो उसका लाइव टेलीकास्ट आ रहा है। चूंकि उसने रजत शर्मा के चैनल को खरीद लिया या पैसा लगाया, ये उसका मुद्दा है। उसी तरह से सपना चौधरी का वो पूरा एबीपी पर रातों दिन आने लगा था, मतलब प्राइम टाइम तो उसी ने खरीद लिया, वो उसी का कंपनसेशन था, उसी का कीमत था। फिर सपना चौधरी ने कहा कि मैं तो कभी टिकट मांगी ही नहीं। कांग्रेस ने उसका फोटो भेजा और बोला कि वीडियो एडिटिंग है और फोटो मॉर्फ है तो इस पर केस कर दो। नहीं, इसी तरह से इस महिला ने भी किया। इस महिला ने भी अपना टिकट मांगा, टिकट इसकी गारंट हो गई। गारंट होने के बाद अब ममता बनर्जी ने उनकी अपनी क्या राजनीतिक डील की, क्या लालच दी, क्या ऐसा आया, किस बात को था, वो तो अलग का विषय है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने टिकट ही नहीं मांगा और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। रविंद्र भाई, ये बिल्कुल संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। हाँ, इसके पीछे की केस है। अमूमन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उद्दंडता नहीं करती। मैं इस पूरे वीडियो को आप शुरू से देखिएगा, बंद होने के बाद मैं सिर्फ मोदी जी का विरोध किया हूं इस पूरे वीडियो में, सिवाय वो उस विधवा को और मनरेगा वाले को टिकट देने के अलावा जो पहला फेस है, जो शुरू का फेस है, जो हम तो लोग 2-4-5 मिनट तक की वीडियो देखते हैं, वो अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि ये मोदी विरोधी ही आदमी बोल रहा है। आप अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को दोबारा देखिएगा जब ये फेसबुक बंद होगा, क्योंकि तभी वो दोबारा आएगा। आप मेरे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ये अपलोड होगा। तो मैंने पूरा का पूरा विरोध ही किया है, लेकिन ये बात तो मैं जरूर मानूंगा कि नरेंद्र मोदी की पार्टी इस टाइम इतनी दुर्दिन स्थिति में नहीं है कि बिन मांगे किसी को टिकट दे दे। अब केस क्या है, भारतीय जनता पार्टी का अब तक पूरा संस्कार मरा नहीं है कि वो अंदर की बात को बाहर ले आ दे, चौकी की बात को चौका पर ले आ दे। ऐसा वो नहीं करेगी, उसका संस्कार है, उसका कल्चर है। इस वजह से उस महिला ने इस तरह की बात कही है। लेकिन जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रक्रिया और भाजपा जैसे बड़ी पार्टी में टिकट लेने की प्रक्रिया के विषय में, क्योंकि मेरे अपने 2 लोगों ने कांग्रेस में भी टिकट पाया है और भाजपा में भी टिकट पाया है, और इत्तेफाक की बात है कि दोनों जगह से वो लोग जीते हैं। तो मुझे मेरा बड़ा निजी अनुभव है इन दोनों पार्टियों में टिकट लेने का और टिकट पाने के प्रक्रिया का। तो इस दावे से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेमतलब बिन मांगे टिकट नहीं दिया होगा। उस महिला की क्या मजबूरी थी, क्या दबाव थी, जिस वजह से उन्होंने भाजपा को कंफर्टेबल कर दिया, ये बात जांच का विषय है। और ये भाजपा और उनके बीच की डील की विषय है कि ऐसी क्या डील खराब हो गई जिसके वजह से उन्होंने ये कहा करके सनसनी फैला दी कि मैंने तो टिकट ही नहीं मांगा था। ये मैं दावे के साथ जानने में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकट मांगने वालों में तो अगर बहुत अतिशोक्ति ना हो तो ममता बनर्जी तैयार खड़ी हैं कि मुझे टिकट दे दिया जाए, राहुल गांधी तैयार हैं, मुलायम सिंह और मायावती तैयार हैं कि भाजपा अगर अपने सिंबल पर हमको टिकट दे दे तो हम सब छोड़ छाड़ के चले जाए। उस फिर महिला ने ऐसा क्यों कहा, ज्ञानेंद्र भाई मैं नहीं बता सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर
उनको कहने पर ही टिकट दिया होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ऐसा मेरा अंदाज है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अलग अलग विचार हो सकता है। जैसा एक आपने कहा है कि किसी ऐसे को टिकट दे दिया जो उनके पार्टी में कल ज्वाइन किया था, और किसी ऐसे को टिकट दे दिया जिसने मांगा ही नहीं था। लेकिन साथ में ये बात जरूर हुई होगी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी ने ऐसे को भी टिकट दिया है जिसने कल्पना भी नहीं किया था कि हमको टिकट मिल भी सकता है। मतलब वो मनरेगा की मजदूर, मतलब वो शहीद परिवार की विधवा, मतलब वो गरीब लोग जो चुनाव में मतदान देने तक की भी नहीं हिम्मत कर पाते, उनको चुनाव लड़ने की टिकट दे दिया है जनेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी को। इस बात के लिए तो आप कम से कम 2 तारीफ के शब्द लिख दीजिए। चुनावी मतभेद उनसे हो सकता है, भगवान आपको आपके पार्टी में ऊंचे स्थान दे, आपको आपके पार्टी से टिकट दे करके विजयी करावे, ये शुभकामना हमारा आपके लिए है। आप मेरे भाई हैं, जिस पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे, तन मन धन हमारे पास नहीं है, लेकिन तब भी इतना धन खर्चा करेंगे कि जो गाजियाबाद में आने जाने का पेट्रोल का पैसा लगेगा वो हम आपसे नहीं लेंगे। मैं अपनी गाड़ी में खुद ही पेट्रोल डालूंगा, और दिन भर जो सवेरे घर में नाश्ता करके जाने से लेकर के घर आने खाने तक का व्यवस्था मैं अपना ही करूंगा, क्योंकि आमतौर पर मैं जिसके लिए चुनाव में काम करता हूं, मेहनत करता हूं, उसका घर का उस दिन खाना नहीं खाता उस पूरे ड्यूरेशन तक। आपको बता देता हूं नाम, आप मिल लीजिएगा कभी। डॉक्टर योगानंद शास्त्री विधानसभा के अध्यक्ष थे दिल्ली में, वो मालवीय नगर में रहते हैं, गीतांजलि में, और वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनसे बड़ा निजी संबंध होने के नाते हम लोग उनके लिए लगे। जेएनयू में जो मेरे संपर्क और संबंध है वो ड्यू टू डॉक्टर योगानंद शास्त्री के चुनाव क्षेत्र होने की वजह से है। बड़ी देर के बाद उन्होंने एक बार नोटिस किया कि राकेश परमार खाना नहीं खा रहे, क्योंकि वहां तो आते सब लोग पुरी की तरफ जाते थे, और राकेश परमार है वो खाना नहीं खा रहे। वो चुनाव प्रचार में आए 4 बजे तो सीधे अंदर चले गए और मेरे को भी लेकर अंदर चले गए। अंदर गए तो उनकी बेटी पकौड़ी बना कर ले आ रही थी, तो 2 प्लेट में लाई और उनको दी और हमको दी। उन्होंने अपने वाले प्लेट में से बोला राकेश इसमें से ली, मैं बोला सर मैं खा लिया। बोला नहीं, अंदर मैं आपको इसलिए बोला कि मैं मुझे पता चला कि आप खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने बोला कि सर ये मेरा वसूल है कि जिसके लिए चुनाव में आते जाते हैं ना, उनके यहाँ खाना नहीं खाते, ताकि कल को ये ना कहे कि मुफ्त में थोड़ा लगा था, भरपेट भोजन तो करता ही था, कम से कम पैसा नहीं लिया। तो योगानंद शास्त्री मुझे गले से लगा लिए और बोले राकेश जी ये चुनाव का खाना नहीं, ये बेटी ने घर में बना करके दिया है, खाइए, बाहर में आप नहीं खाइएगा, मैं आपको आज के बाद दबाव नहीं बनाऊंगा। फिर बोले कि ये दिन दिन में रहते तो कहाँ खाते हैं। मैं बोला जी जहाँ तहाँ ठेला ठुला होटल कहीं मिल जाता है तो खा लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ का पंडाल को तो हर जगह पंडाल में खाना उन्हें बना रहता है, आपको तो हर जगह आपकी सब सामाजिक आदमी को जानते हैं। तो मेरा स्वभाव है कि मेरे भाई जनेंद्र प्रताप चुनाव लड़ेंगे तो अपना खाना अपना दाना अपनी गाड़ी लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा, पार्टी चाहे जो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भाई मेरे लिए है, पार्टी मेरे लिए नहीं है। भाई से बढ़ करके पार्टी नहीं है, क्योंकि अपनों के लिए आप सपनों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन सपनों के लिए अपनों को नहीं छोड़ा जा सकता। जनेंद्र भाई की जय हो, जनेंद्र भाई जहां से लड़े उनकी विजय हो। मित्रों, आज का चुनाव पर विश्लेषण इतना ही था। एक बार वीडियो बंद करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सरकारें आपके लिए नहीं है, वो अपने फायदे के लिए है, और वो लोग फायदे के लिए कायदा छोड़ देते हैं, भुला देते हैं, कुछ देर के लिए होल्ड कर देते हैं। वो चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। आप ही के पैसे से आपको, हाँ रघुवंश शुभ आशीर्वाद बाबू, आप ही के दिए मतदान से राजा बनते हैं, लेकिन आपका ख्याल नहीं रखते। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप भीड़ भाड़ में उन रैलियों में ना जाए जहां नेताएं आपको बुला रहे हैं। हाँ, आप मतदान जरूर दें, क्योंकि उसमें व्यवस्थाएं हैं। रैलियों से बचें। जब तक कोरोना का समूल नाश नहीं हो जाता तब तक दवाई भी और कड़ाई भी। इन्हें शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आप निरोग रहें, माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार को बनी रहे। कोरोना ही क्यों, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सके, क्योंकि सरकार के लिए एक नंबर है और संसार के लिए आप एक गिनती हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार है। तो आपका संसार ना उजड़े, ऐसा कभी ना हो। इन्हीं मनोकामना के साथ एक बार आपको पुनः सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।